वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। वैलेंस बॉन्ड थियरी फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। This theory is based on following postulate. This theory is based on following postulate. Point 1. During formation of coordination complex, central metal atom ion make available orbital of suitable energy. Make available orbital of suitable energy. Number 2. The orbital provided by the central metal atom ion are hybridized Number 3. The number of orbital provided by central metal atom ion is equal to the coordination number of central metal atom ion. Central metal
atom ion. Number 4, all the orbital provided by central metal atom ion are empty. Number 5, ligand provide fulfilled and hybrid orbital. Fulfilled and hybrid orbital. Full stop. Number 6, the overlapping takes place between empty and hybrid orbital of central metal atom ion and fulfilled and hybrid orbital of ligand to form LM coordinate bond. LM, L से एरो M की तरफ, LM coordinate bond. Number 7, if n-1d orbitals are used by central metal atom ion. If n-1d orbitals are used by central metal atom ion along with Ns and Np orbital, then the complex is called inner complex or low spin
कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, फुल स्टॉप। उसी पॉइंट में इफ एन डी एन, इफ ऐसे लिखो एन एस एन पी एन डी orbitals are used by central metal atom ion, then the complex is called outer complex or high spin, high spin complex or spin free, spin free complex, spin free complex। उसी पॉइंट में पैरा से वेयर n-1 पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल, that is first inner cell, first inner cell and outermost cell, outermost cell, n-1 first inner cell और n outermost cell। Point 8, if last point, if all the electrons in metal d orbital are paired, then the complex is said to be diamagnetic, and if at least one electron remains unpaired, then the complex is said to be paramagnetic, paramagnetic। ओके, अब आइए
आप लोग बात को ध्यान से सुने और अपनी कॉपी को देखें। जितना भी आपने लिखा है उसका समरी पहले, इसमें एक्चुअल में होना क्या। राजी। हाँ ध्यान दें। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कितने मेंबर इन्वॉल्व होते हैं? दो मेंबर है, एक मेंबर आपका मेटल और एक मेंबर आपका लिगेंड। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है, शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें सेंट्रल मेटल जो होता है यह लेविस एसिड के रूप में काम करता है और लिगेंड लेविस बेस के रूप में काम करता है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसमें सेंट्रल मेटल का क्या रोल होता है कि सेंट्रल मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। जितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है उनकी एक सुटेबल और मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक। और उसके बाद जितने भी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल प्रोवाइड करता है वो हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक। और लिगेंड क्या करता है? लिगेंड प्रोवाइड करता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल वो भी हाइब्रिडाइज होता है। उसके बाद लिगेंड के फुलफिल ऑर्बिटल और मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड शब्द वहां यूज नहीं किया गया है। क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज और लिगेंड का ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज, और जब भी ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड के बीच ओवरलैपिंग होती है, और इस ओवरलैपिंग से मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जनरल समरी पॉइंट नंबर 6 तक का है। ये 7वां पॉइंट समझने वाला है, वहां पर थोड़ा सा आपको एक आइटम का मॉडल दिमाग में होगा तो उसके बेस पर आप आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हो। जैसे देखो, वहां पर आपने दो टर्म यूज किया है, n-1 यूज किया है। ठीक है, n-1 यूज किया है, और ns यूज किया, np यूज किया, nd यूज किया, और यहाँ क्या यूज किया? n-1d यूज किया हुआ है। 7वें पॉइंट में सारी यही है। तो अब अगर देखें आप, इसका मीनिंग क्या है तो यहाँ समझे आप। एक आइटम का सेंटर क्या होता है? वो उसको आप न्यूक्लियस कहते हो। ठीक है। अब उसके बाद ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ऑनवर्ड, ऐसे आप जाते जाओगे कब तक? इनफाइनाइट तक। ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सेल है, ध्यान देना, ये सेल को हमने मान लिया एन सेल। एन सेल का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल। ये आउटर मोस्ट सेल है। तो जब ये आउटर मोस्ट सेल है तो ये वाला जो सेल है, इस वाले में से एन में से एक कम कर दो, यानी कि n-1 सेल कहलाएगा ये। ठीक है ना? n-1 सेल। अब आपका ये n-1 जो सेल बना, इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे पेनल्टी मेट सेल कहते हैं। और इस वाले को कहते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल या वैलेंट सेल के नाम से। उसमें क्या कह रहा है? यदि n-1 n-1 का कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। n-1 का डी ऑर्बिटल, और उधर आपका कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। और कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। ये दोनों बाहरी हो, मतलब इसके, ये दोनों इसके हो, और ये जो है वो फर्स्ट इनर का हो, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स। उसे हम इनर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे, या उसी को हम नाम दे रहे हैं और क्या? स्पिन पेयर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अगर इसी का, यानी जो आउटर मोस्ट सेल है, इसका एन हो जाए, इसका एन पी भी हो जाए, इसी का एन एस भी हो, यानी एस भी हो, और क्या हो? इसी का पी भी हो, और इसी का डी भी हो, मतलब कुल खेल किसकी हो जाए? बाहर वाले सेल की। बाहर वाले सेल का अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है कौन ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। दोनों में चाहे इनर बने या आउटर बने, दोनों में ये कॉमन आपको मिलेगा। n-1 होगा, लिखे आप, देखे पॉइंट 7 में n-1 लिखे हैं डी ऑर्बिटल, और उसके बाद लिखे हैं अलॉन्ग विथ
NS एंड NP ऑर्बिटल ऐसा आपने मेंशन किया हुआ है। तो इतने ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होंगे तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? उसे इनर कॉम्प्लेक्स कहोगे। और जब इसी का यानी आउटर मोस्ट शेल का ही NS NP और ND अर्थात S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल यदि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स, या उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या उसे हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ क्या नाम हो गया? लो स्पिन, स्पिन पेयर, बोलो, स्पिन पेयर, या फिर आपका इनर कॉम्प्लेक्स। इतने नामों से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का वेरिफिकेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर पूछा जाए स्पिन के आधार पर कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हो गए, तो जवाब आपका होगा 2 टाइप्स के, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब जिस ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके फॉर्मेशन में n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो वो आपका इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और उसके बाद अगर n का ऑर्बिटल सभी इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। तो मैंने क्या बोला कि NS NP दोनों में कॉमन है, तो किसको केवल ध्यान देना है हमें? एक n-1d को ध्यान देना है और एक ND। यदि ND इन्वॉल्व होता है, यदि ND इन्वॉल्व होता है तो आउटर, और यदि n-1d इन्वॉल्व होता है तो इनर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आपने अंतिम पॉइंट में शायद मेंशन किया हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स बन गया और कॉम्प्लेक्स का जो n-1d ऑर्बिटल है या आपका जो है ND ऑर्बिटल है, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए? अगर वो पेयर है, मतलब मेटल का जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो सभी क्या हो जाए? पेयर हो जाए। तो आप कॉम्प्लेक्स का नाम दोगे डाया मैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स का नाम दोगे आप पैरा मैग्नेटिक। इसका मतलब मैग्नेटिज्म के बेस पर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस 2 तरह के हो गए, और वह हो गया आपका पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो पैरा मैग्नेटिक, और सभी इलेक्ट्रॉन यदि पेयर हो जाएंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे? डाया मैग्नेटिक। इतनी बातों को आपने यहाँ पर मेंशन किया। तो कुल मिलाकर के अब आपके पास थीम क्या होगा? n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है या फिर ND ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद अगर n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो इनर कॉम्प्लेक्स, और ND ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो आउटर कॉम्प्लेक्स। और जो ऊपर 6 पॉइंट आपने मेंशन किया हुआ है वो आपने ये बताने का प्रयास किया कौन ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है? एम्प्टी ऑर्बिटल। और उसके बाद लिगेंड जो ऑर्बिटल देगा वो कैसा होगा? फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा। अब आपसे इतने इतने के बाद अगर इन पॉइंट को हटा दिया जाए और पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है उस दौरान इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो अब आप कैसे मेमोरी में बैठाओगे? एम्प्टी ऑर्बिटल कौन है? किसका है? मेटल का है। और फुलफिल ऑर्बिटल लेगेंड का है। तो फुलफिल ऑर्बिटल ऑफ लेगेंड और एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के बीच अगर ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो लिगेंड टू मेटल होगा। लिगेंड से मेटल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अभी जब ये वीवीटी खत्म होगा तो वहां पर एक टॉपिक और आपको बताएंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कॉम्प्लेक्स में कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले वीवीटी हमारा समाप्त हो जाए। तो अब हम सभी लोग इतने के बिहाफ पर अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल एक सीखेंगे कैसे हम बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द वीवीटी। तो इसमें हम लोग पहला कॉम्प्लेक्स लेंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ Fe CN taken 6, Fe CN taken 6 3 माइनस। ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में हमें चर्चा करनी है। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमें देखना है। तो अब आपको करना क्या है? आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो 3D सीरीज बैठी हुई है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, और सब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कितने कॉम्प्लेक्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे? कम से कम एक मेटल 20 तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्या
सभी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कॉपी पर ड्रा करना पॉसिबल है, तो ये तो सब संभव ही नहीं है। इसलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल सेलेक्ट करके हर तरह के मिक्सिंग करके एग्जाम्पल को यहाँ पर लाते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स हमने ये लिया, और इसके फॉर्मेशन की बात यदि आपसे करनी है तो कैसे वीवीटी मॉडल को आप अप्लाई करोगे, तो पहला काम क्या करना है, ये हर जगह ये करना है आपको। आपके एग्जाम में आएगा तो भी ऐसे एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भी आप अगर रफ वर्क करोगे तो आपको इसी पैटर्न पर करना होगा। तो पहले आप क्या करना है कि जो सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से क्या मिलेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है फॉर द बॉन्डिंग। उसके बाद जब आप कर लेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि Cn माइनस इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। Cn माइनस इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। तो पहला काम क्या करना है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EF। मेरे साथ वर्क करें अब। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EF इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए एक्स, एक्स प्लस 6 × -1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ हो जाएगा एक्स -6 -3 एक्स प्लस 6 -3 एक्स प्लस 3। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द EF इन दिस कॉम्प्लेक्स +3। और EF पर अगर 3 प्लस होता है तो उसे हम फेरिक आयन के नाम से जानते हैं, उसे हम फेरिक आयन कहते हैं। तो x इज इक्वल टू +3। अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EF ट्राई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव इक्वल टू कितना, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया 6। अब आप क्या करोगे, अब Fe का द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26, और इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन का निकाल दीजिए। 18 के बाद आपके पास बचा 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लिखोगे यहाँ पर 3D 3D6 4s2 4p0। आगे मैं लिख दे रहा हूँ 4D भी क्या रहेगा, 0। 4D लिखना आपकी मजबूरी नहीं है, आप अपने सुविधा के लिए, जिससे कंफ्यूजन ना हो, वो लिख लीजिए। अब बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 3 का लॉस किया, तो 3 के लॉस को समझो। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एफ से, और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा डी से। तो अब ये हो जाएगा Fe ट्राई पॉजिटिव इज इक्वल टू आर्गन 3D 5 4s 0 4p 0, और 4D भी आपका 0, 4D भी आपका 0। अब आप इसी को अपने जो बॉक्स मॉडल में रिप्रेजेंट करते हो, बॉक्स मॉडल में इसे रिप्रेजेंट करो। अब इतना चीज छोड़ दीजिए, अब इससे कोई आपका मतलब नहीं है।
तो अब इसको बॉक्स मॉडर्न ले आइए। ये हो गया 1 2 3 4। ये हो गया हमारा 3D, और ये हो गया हमारा 4S, और ये हो जाएगा 4P। ये 4P हो गया, ये 4S हो गया। अब उसके बाद ये किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप? F ट्राई पॉजिटिव का। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं, और डी में कुल ऑर्बिटल भी 5 हैं। तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पर? ये लग गया हुंड का रूल। हुंड के रूल के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद आपको फिर क्या करना है? Fe ट्राई पॉजिटिव इन FeCN का 6 3 - इसमें जब होगा ये, अब यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 3D, ये हो गया 4S, ये हो गया आपका 4P। इधर देखो सब लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जरा देखो अभी, इसमें अभी एम्प्टी ऑर्बिटल कितने नजर आ रहे हैं? 4। और चाहिए कितना? 6। क्योंकि आपने किसी पॉइंट में लिखा है कि मेटल के द्वारा जितना ऑर्बिटल प्रोवाइड किया जाएगा वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो। ठीक है, तो इसको चाहिए 6। करता क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें पेयर कर जाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 2 2 4 और 1 5। अब ये ऑर्बिटल देखिए, ये इतना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और एक क्या बचा? ये अनपेयर बचा। और लिगेंड, एक लिगेंड एक बार में कितने लिगेंड देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड के द्वारा पेयर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस द्वारा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड, 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 ये लिगेंड। अब यहाँ लिगेंड है कौन? आपका CN है। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हर जगह आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कुल कितने ऑर्बिटल यूज किया गया? 6। 6 बताओ कि N-1 है या N है? N कौन है? N4 है। N4 है, और D किसका है? 3 का है। क्या N-1 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर अब D का कुल कितना यूज हुआ? 2, लिखेंगे D2। S कितना यूज हुआ? 1, लिखेंगे S। P कितना यूज हुआ? 3, लिखेंगे P3। ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ Tn 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 एंड Cn, और ये हो गया 3 - ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर ऑफ Cn का 6 3 - बताओ एक कॉम्प्लेक्स पैरा या डाया? पैरा, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये लो स्पिन या हाई स्पिन, ये इनर या आउटर?
इनर कॉम्प्लेक्स है। अरे भाई n-1 अभी चलाया मैंने, n-1 का डी ऑर्बिटल यहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर कॉम्प्लेक्स होगा। और इनर कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम लो स्पिन देते हो या स्पिन पेयर नाम देते हो। मोस्ट ऑफ द स्पिन क्या रहेगा, वो पेयर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने बोला मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर।